नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए कि जो आने वाला समय है, अगले 10-20 साल की राजनीति, उसका ये संधि काल है क्या? मतलब पुरानी जनरेशन एक तरह से धीरे धीरे समाप्त हो रही है, नई जनरेशन टेक ओवर कर रही है। आप कहीं भी ले लीजिए, अगर आप उत्तर प्रदेश लीजिए तो मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी, ये लोग अब आज इनका कोई मतलब अब रेलिवेंट नहीं रह गए हैं। मुलायम सिंह जी तो हैं भी नहीं। बिहार ले लीजिए तो आज लालू जी, नीतीश जी, ये सारे लोग अब नेपथ्य में जा रहे हैं या अगले 1-2 साल में नेपथ्य में चले जाएंगे। आप किसी भी स्टेट में ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, ममता दीदी का 1-2-3 साल, अभिषेक, अगर तृणमूल की बात करते हैं तो अभिषेक जी को आना है आगे। उड़ीसा की बात, आप किसी स्टेट की बात ले लीजिए तो अब यंगर लीडरशिप मेरे ख्याल में अगले 1-2 साल में आ रही है। इस यंगर लीडरशिप में अगर हिंदी हार्टलैंड की बात करें, मैं अभी साउथ में नहीं जा रहा हूँ, साउथ में भी अब यंगर लीडरशिप आ रही है। स्टालिन के लड़के बड़े हो रहे हैं उधर, मतलब सब जगह एक यंगर लीडरशिप का आप कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट देख रहे हैं, उनका दखल देख रहे हैं राजनीति में, चाहे वो शिवसेना के आदित्य ठाकरे हो, चाहे वो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले हो, या किसी भी स्टेट में यंगर लीडरशिप की बात हो। मैं यंगर लीडरशिप आज थोड़ा हिंदी हार्टलैंड की बात कर लेंगे, जो हिंदी और खास करके यूपी बिहार के लोग, और इसमें जो यंगर लीडरशिप का क्या रोल हो रहा है। बात शुरुआत करते हैं राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी इस संधि काल के जैसे बैटन नहीं होती है, पुराने लोग यहाँ पे आके राहुल गांधी तक को एक यात्रा खत्म हो रही है, और राहुल ही गांधी शायद इस जो अगली जनरेशन है उसको पिछली जनरेशन का जो भी बैटन कहिए या जो भी कहिए वो सौंपने जा रहे हैं। राहुल गांधी की, और ये मैं 2 रेफरेंस से कह रहा हूँ, मैं 2 लोगों का स्पेसिफिक आज बात करूंगा, ज़्यादा डिटेल में तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में बात। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार में प्रवेश कर गई। नीतीश जी का एक मतलब इंडिया अलायंस की दृष्टि से एक बड़ा भारी सेटबैक था। नीतीश जी छोड़ के चले गए थे बिहार, जो उनका गढ़, मतलब जो एक तरह से गढ़ था इस पूरे उसका, जहाँ से ये सूत्र पात्र हुआ था इस सारी चीज़ों का, वहाँ का मुख्य सूत्रधारी गायब हो गया था। लेकिन जिस तरह का अभूतपूर्व स्वागत राहुल गांधी का बिहार में हुआ है, उससे ऐसा नहीं लगता है जिसने इस घटनाक्रम को न सुना हो कि वहाँ लेश मात्र भी फर्क पड़ा है नीतीश जी के बाहर निकलने से। अभूतपूर्व स्वागत, और कल उनकी रैली है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार आरजेडी से तेजस्वी यादव जी को जाना है, लेकिन तेजस्वी यादव जी को कल ईडी ने भी समन किया हुआ है, कोई ना कोई तो आरजेडी से जाएगा ही जाएगा। सीपीआईएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य जी जा रहे हैं, सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के और लोग भी वहाँ शिरकत करेंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में भारत जोड़ो यात्रा के साथ अपने को ठीक से जोड़ ली है। एक चीज़ शायद राहुल गांधी के लिए भी आसान है कि अब ये कहना ना कि मुझसे नहीं पूछा, मुझसे रूट नहीं पूछा, उससे कम से कम राहुल गांधी बाहर निकल गए। नहीं तो नीतीश जी का ये था कि मुझसे नहीं पूछा, इंडिया अलायंस में ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। अब लोगों को राहुल गांधी की यात्रा है, सब लोग आके जुड़ के उनका सहयोग कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार में एक बड़ा मुद्दे 2-3 हैं जो राहुल गांधी भी उठा रहे हैं। राहुल गांधी के जो 5 मुद्दे हैं उसमें से जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है जाति जनगणना का। इसमें कोई दो राय नहीं कि जाति जनगणना का सारा ताज और सारा क्रेडिट नीतीश जी अकेले ही लेना चाहते थे। लेकिन ये भी याद रखने वाली बात है कि वो नीतीश जी ने जो ये निर्णय लिया और ये जो जाति जनगणना कराई, वो उन 18 या 17 महीने में कराई जब महागठबंधन की सरकार इन प्लेस थी, और वो उस महागठबंधन सरकार का निर्णय था। और उस महागठबंधन सरकार में नीतीश जी के केवल 45 वोट थे, नीतीश जी की मेजॉरिटी नहीं थी। तो अगर उस जाति जनगणना का कोई भी पुण्य है, कोई भी बात है, तो उसका पुण्य तो उस महागठबंधन सरकार को मिलेगा ही मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, नीतीश जी आज जहां जिसके साथ जाके बैठ गए हैं वापस बीजेपी के पास, बीजेपी इस जाति जनगणना को इस स्वरूप में नहीं चाहती है।
ये स्पष्ट है, इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। तो अगर जाति जनगणना को मानने वाले और चाहने वाले महागठबंधन में बैठे हैं और वो आज भी उसको जोर शोर से उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो उसको नीतीश जी उसको विरोध कह लीजिए, डायरेक्ट तो विरोध करने का किसी का वो नहीं है, लेकिन घुमा फिरा के किसकी क्या ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उन लोगों के साथ नीतीश जी ने हाथ मिला लिया है। तो उसका कुछ भी जो पुण्य है, उस पुण्य का लाभ तो भाई महागठबंधन के लोगों को मिलना चाहिए, ज़्यादा लाभ तो उनको ही मिलना चाहिए। राहुल गांधी भी जाति जनगणना को अपना एक प्रमुख मुद्दा, आज से नहीं, वो उसको पकड़े हैं तो उसको छोड़ नहीं रहे हैं, उसको बनाए हुए हैं। बहुत से लोगों का जब बात होती है, मैं टीवी डिबेट में, टीवी डिस्कशन में, कि अरे राहुल गांधी को इससे क्या, इससे कोई वोट मिलेगा। बिहार में जाति जनगणना एक बड़ी रियलिटी है और उससे एक जमीन पे वोट का फर्क पड़ता है। अब दूसरी बात यह है कि मैं भी मानता था, सब लोग मानते थे कि नीतीश जी के अपने वोट, जो अपनी जात के वोट हैं, वो तो 2-3% हैं, 3% है, लेकिन वो एक ओबीसी वोट को प्रभावित जरूर करते थे। और ये भी फैक्ट है कि ओबीसी वोट ज्यादा संख्या में बीजेपी को पिछले इलेक्शन में मिले थे। लेकिन अगर बिहार में जात जनगणना, जात की बात होती है, तो जात के सबसे सोशल जस्टिस के सबसे बड़े लिविंग चैंपियन मैं बार बार बोल रहा हूं, लालू प्रसाद यादव, वो उनसे कोई ले नहीं सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लालू जी ही ने मंडल के बाद जिस तरह से बैकवर्ड कास्ट को उनको अपना स्थान दिलाया, उनको एक पहचान दी, वो एक बड़ा काम था। तो अगर जाति जनगणना में जो जात के अदर देन रिजर्वेशन, जो उसको अपना एक समाज में उचित स्थान मिलने की बात है, उसके बड़े सेनानायक हरदम लालू प्रसाद यादव रहेंगे। तो ये भी एक सोचने वाली बात होगी। दूसरा एक जो बड़ी बात राहुल गांधी कहते हैं, वो दोनों चीजें मतलब एक दूसरे से रिलेटेड रहती हैं, महंगाई और बेरोजगारी, या बेरोजगारी और महंगाई। वो बेरोजगारी पे बहुत राहुल गांधी बोल रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी पे किसी स्टेट में कोई व्यक्ति जिसने केवल बेरोजगारी को अपना मुख्य चुनाव प्लान बनाया था, वो उसका नाम है तेजस्वी यादव। 2020 के इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरियां हम देंगे, और शायद लोग इसको कुछ भी कहें, उनको जो सीटें मिली थी, 75 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का जो सबसे बड़ा कारण था वो बेरोजगारी था। क्योंकि उन्होंने सीधे युवकों को, नौजवानों को एड्रेस किया था, और अपने को उस नौजवान से वो आज कम्युनिकेट करते हैं। आज वो उस नौजवान के साथ जब वो बेरोजगारी की बात करते हैं, तो उसको लगता है कि ये कोई व्यक्ति है जो मेरी बात कर रहा है। और दूसरी बात, नीतीश जी ने उसका उपहास उड़ाया था। नीतीश जी ने उस समय कहा था ये कैसे हो सकता है। हालांकि ये वैसे ही हो सकता है जैसे आप रेवड़ी बाकी जगह पे बांटते हैं कि सिलेंडर 400 और कहीं पे 300 और क्या क्या इस तरह की बातें करते हैं। तो अगर आप सिलेंडर और कौन कौन सी वजीफे आप दे सकते हैं, तो ये तो बेरोजगारी दूर, ये तो रोजगार देने की बात है। जहां आदमी काम करेगा तब आपसे पैसा लेगा। जब बिना काम किए आप वोट खरीदने के लिए बीजेपी तैयार है, तो आप यहां तो रोजगार के साथ काम करके पैसा लेने की बात है। 3.25 लाख रोजगार नीतीश कुमार जी का कहना है और तेजस्वी यादव का कहना है कि महागठबंधन सरकार ने 17 महीने में दिए थे। अब मैं उस बेसिक फैक्ट्स पे आ रहा हूं। नीतीश जी कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया गया था, तो वो काम नहीं करने दिया गया था, इसका मतलब कोई और काम कर रहा था। तो ये 3.25 लाख तो ये पक्का है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जब नीतीश कुमार आए तो 9 अगस्त 2022 को आने के बाद 15 अगस्त को जो भाषण दिया, उसमें तेजस्वी के और आरजेडी के दबाव के कारण उनको इस 10 लाख की बात भी कहनी पड़ी थी, और उसमें से 3.25 लाख रोजगार दिए गए। बिहार ही एक ऐसा स्टेट है पूरे उसमें जहां में इतने रोजगार एक सरकार ने दिए हैं पिछले 17 महीने के अल्प अवधि में। और रोजगार ही को लेके राहुल गांधी भी लगातार युवकों से बात कर रहे हैं। ये लगातार उनसे कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी समस्या सबसे बड़ी रोजगार है।
और इस समस्या को जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पकड़ा था, एक तरह से नब्ज पकड़ी थी, और उसके साथ उन्होंने इसको मिशन के तौर पे बनाया था। 17 महीने मिले, 17 महीने में अगर 3.25 लाख रोजगार उन्होंने दिए हैं, तो अगर उनको 5 साल का समय मिलता तो बिल्कुल 10 लाख रोजगार तेजस्वी डिलीवर कर सकते थे। तो वो जो विधानसभा चुनाव में जो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसका फर्क मेरे ख्याल में लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी तो युवक वोट देते ही हैं। अब 2-3 बिहार के यंगर नेताओं की बात इसलिए कर लें कि वो उनका रोल क्या रहेगा, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। पहली बात कर लें पीके, प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर कल भी अपना वो एक बेतिया में शायद थे, या अगर मैं गलत नहीं हूँ बेतिया या कहीं पे थे, वहाँ पे वो 13 जिले कवर कर चुके हैं, 17 महीने से चल रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, जनसुराज उनका है। वो कितने ठीक हैं, कितने अच्छे हैं, कितना असर पड़ेगा, कितना असर नहीं पड़ेगा, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक व्यक्ति गांव में चल रहा है तो मैं इसको एक्नॉलेज जरूर करूँगा। मैं प्रशांत किशोर जी का क्रिटिक रहा हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से कह दूँ। मैं जब तक वो ये चलना नहीं शुरू किए थे, पदयात्रा नहीं शुरू किए थे, तो मैं उनको मैनेजर मानता था। लेकिन अब चूंकि वो गांव में कनेक्ट हो रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, तो वो अब ज़रूर देश की आत्मा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और ज़रूर समझ भी रहे हैं। उनका भी ये मानना है कि नीतीश जी ने जो काम किया है उसको उन्होंने तो ज़्यादा कड़े शब्दों में उसकी निंदा की है, और उनका और बहुत से लोगों का ये मानना है कि 2024 जनता दल यूनाइटेड का एक्सपायरी ईयर है। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड इस स्वरूप में नहीं रहेगा। उसके कई हिस्से हो सकते हैं, जो जनता पार्टी 1977 की, जनता दल 1979 का, उसके बाद हिस्से हो गए, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो और प्रशांत किशोर लगातार एक बात कह रहे हैं पिछले 2 साल से कि कांग्रेस ही एक विपक्ष है जो बीजेपी के सामने खड़े होकर वही ऑल्टरनेटिव दे सकती है। उसके बाद उसको वो अपना सारा ध्यान बिहार में केंद्रित किए हुए हैं। वो बिहार को एक मॉडल स्टेट के रूप में डेवलप करने का उनका सपना है। वो कहते हैं कि मैं इसको डेवलप कर लूँगा, जिससे वो ये कहते हैं कि उनका सपना यह है कि बिहार को ऐसा स्टेट बनाना चाहते हैं जहाँ पे दूसरी स्टेट के लोग आके नौकरी करने के लिए वहाँ जाएँ। कुछ इस तरह का एक आइडियलिस्टिक बात करते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इसका जो क्रिटिकल मास जो सेंट्रल हुआ है वो कांग्रेस ही होगा। दूसरे, और इसलिए जो भी वो कर रहे हैं या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी गठबंधन को के अगेंस्ट जाएगा। इस गठबंधन का वो जो भी काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा। अब एक चिराग पासवान है, एक खराब कहावत है कि जड़ में मट्ठा डालने का काम वो कर रहे हैं। वो खुलेआम उन्होंने कहा है कि नीतीश जी को, मतलब अब ये तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कर दिया कि जहाँ जहाँ उनके कैंडिडेट खड़े होंगे वहाँ वहाँ चिराग पासवान उनको हराने का काम करेंगे। अब चिराग पासवान अगर नीतीश जी को हरा रहे हैं तो उससे फ़ायदा किसको हो रहा है? उससे फ़ायदा इंडिया गठबंधन को हो रहा है। तो ये 2 यंगर लोग भी एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। मैं 1-2 व्यक्तियों की, मैं तेजस्वी यादव के पास आने से पहले एक व्यक्ति, क्योंकि एक व्यक्ति को लेके बहुत वो होता है, वो नाम है तेज प्रताप यादव का, लालू जी के बड़े लड़के का। मस्खरे के रूप में अपनी सुनते नहीं हैं इस तरह की बात। उनका पत्नी से भी कुछ मतभेद हुआ, उस पर भी कहा गया कि भाई लालू जी की बात नहीं सुने। लेकिन तेज प्रताप यादव इस वाले उसमें वन मंत्री थे। आप पिछले 18 महीने में मुझे एक ऐसा इंसिडेंट बता दीजिए जो तेज प्रताप यादव जी की वजह से मंत्रिमंडल को, बिहार को, लालू यादव को, उनके भाई तेजस्वी यादव को एम्बैरेसमेंट हुआ हो, उनको लगा हो कि नहीं ये नहीं करना चाहिए था। मेरे दफ्तर के कुछ लोग हैं वो तेज प्रताप यादव के फ़ैन हैं, और वो यादव नहीं है, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, क्योंकि यादव, उनका कहना है कि वो तो आदमी क्रिएटिव है, वो तो कलाकार आदमी है। अगर कोई बांसुरी बजाता है, अगर कोई शंख बजाता है, तो ये कलाकारी तो दूसरा नहीं कर सकता है। कोई भी कलाकार मन से खराब नहीं हो सकता, वो क्रिएटिव तो रहेगा। दूसरा, वो जितने नेता हैं सार्वजनिक रूप से, ये नेता बन के जाते हैं, वो सही में भक्त हैं। आपने उनको कई बार देखा होगा, कभी वृंदावन में तो कहाँ वो कहीं चले गए, 4 दिन रह रहे हैं, कभी शिव बन गए हैं, कुछ बन गए हैं।
और जब बीजेपी सब कर रही थी तो उन्होंने कहा कि राम जी हमारे सपने में भी आए थे और वो कहे थे कि हम 22 को नहीं आएंगे। तो भाई अगर किसी को कोई कहता है कि आएंगे, वो कहता है नहीं आएंगे, तो ये तो वो है। लेकिन मूल रूप से अगरबत्ती बनाना, ये बनाना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम वो व्यक्ति करता रहता है। अब मैं आ जाऊं तेजस्वी यादव पे। तेजस्वी यादव पे जो अभी तक जैसे जिस तरह से उन्होंने कहा, वो उस पर बहुत बात हो चुकी है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। जिस तरह का धैर्य, जिस तरह का एक गंभीरता, मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है, वो बाकी सारे देश के जो उनके समकक्ष, उनकी हम उम्र जो नेता है, उनसे बहुत आगे जाके खड़े हो गए हैं। सत्ता उनके पास है, 75 अब 79 MLAs को लीड करते हैं वो। मैं एक बात इसलिए स्पष्ट करूं, मैं डेविल्स एडवोकेट होकर बात कर रहा हूं। मैं इन लोगों का प्रशंसक नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं डेविल्स एडवोकेट। तेजस्वी यादव को बार बार कहा जाता है नवी फेल, नवी पास, नवी पास। तो इस देश में एक किसी बड़े नेता को अरविंद केजरीवाल चौथी फेल या चौथी पास बोलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जरा ये बैकग्राउंड समझ लीजिए कि वो नवी पास या नवी फेल, उन्होंने आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की थी। आपको सचिन तेंदुलकर का मालूम है कि उनके पास कौन सी मास्टर्स की डिग्री है या कौन सी PhD है, या कहाँ से उन्होंने BA किया, कहाँ से MA किया? वो कितने पढ़े लिखे हैं? नहीं पढ़े लिखे। अगर 9वीं 10वीं को आप पढ़ा लिखा नहीं मानते हैं तो ठीक बात है, नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं, इसमें मैं भी मानता हूं। तेजस्वी यादव ने जब अपनी 10वीं की पढ़ाई छोड़ी, दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में को उन्होंने अंडर 17, अंडर 19 रिप्रेजेंट किया, नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है क्रिकेट में। और अंडर 19 में इंडिया टीम के स्टैंड बाय में रिजर्व में थे, वो नहीं खेल पाए। क्रिकेट मुश्किल चीज है, कुछ लोग खेल पाते हैं, कुछ लोग नहीं खेल पाते हैं। अब मुझे दूसरी चीज ये बताइए, जिसके घर में जिसके पिता और जिसकी मां मुख्यमंत्री के पद पर रहे हों और उसके बाद भी मौके मिलते रहे हों, अगर वो चाहता तो क्या नकली डिग्री वो नहीं बनवा सकता था? नकली डिग्री का मतलब नकली छोड़ दीजिए, किसी को बिठा के घर में एग्जाम लिखवा देता है। बहुत कॉमन चीज़ है उत्तर प्रदेश में, आप जो भी देख रहे हैं इसको, ये बहुत कॉमन चीज़ है। घर में ही गुरुजी को बुलाता, गुरुजी से कहता कि कॉपी लिखो, गुरुजी कॉपी लिखते, पास हो जाता, BA करता, MA करता। कर सकते थे ना, ये ऐसा तो है नहीं कि नहीं कर सकते थे। तो आपको वो इस तरह की डिग्री लेने वाला नेता ज़्यादा ठीक लगता, या जो येन केन प्रकरण कहता डिग्री ना होने पे भी कोई डिग्री इजाद करके कहता कि ये मैं ये पास हूं, ये पास हूं, या जो कहता है कि हाँ ठीक है मैं 9वीं पास हूं? देखिए, ये हमको और आपको, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपनी शॉर्टकमिंग्स को कह रहा है तो हमें और आपको उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर वो 9वीं पास है तो हैं, हम उनको उस परीक्षा की कसौटी भी ना करें। उनको पढ़ना चाहिए था, मैं इसको बार बार कह रहा हूं। लेकिन इस देश की अगर HRD मंत्री की कितनी शिक्षा थी जब मोदी जी आए तो जिसको बनाया था, उसके मुकाबले अगर तेजस्वी यादव की शिक्षा की जगह उन्होंने क्या काम किए, क्या वादे किए, उस कसौटी पे कसा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा। मेरे ख्याल में आज समय नहीं है, मैं अखिलेश यादव जी के बारे में भी एक अलग से इस पर ज़रूर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में देर आयत दुरुस्त आयत उन्होंने स्टीयर करना शुरू किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सारी चीज़ें सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही हैं। कमिंग बैक टू बिहार, नीतीश जी का जाना, शायद अभी जाना ज़्यादा बेहतर था। नीतीश जी अगर जितना लेट जाते उतना ज़्यादा नुकसान इंडिया अलायंस का करते। देखने वाली बात यह है कि जो वो गए हैं और उससे जो एक साइकोलॉजिकल झटका लगा है, उसको ये यंगर जनरेशन इन बिहार और भारत जोड़ो यात्रा के रूप में राहुल गांधी और बाकी स्टेट में जैसे महाराष्ट्र में एक पूरा महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है, ये लोग उसको उस क्षति को कितना पूरा कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।